Welcome, my dear students. Today we are here with the 7th week and 6th lecture, 7th lecture. Today we are here with this new topic, that is Laplace transform. आज हम जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म को शुरू करने वाले हैं और बहुत सारे बच्चों ने लाप्लास ट्रांसफॉर्म पढ़ा भी होगा। आज के लेक्चर में हम ख़ास कर क्या चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। तो मेनली हमारा फोकस होगा इसके इंट्रोडक्शन पे, और इसके इंट्रोडक्शन के बाद जो है फिर हम जो है कुछ एग्जांपल्स करेंगे ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड, लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड। फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्म का जो है हमारे इस एडवांस डिफरेंशियल कैलकुलस के साथ क्या ताल्लुक़ है, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशंस, उनके ऊपर हम इसको लेंगे, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये डिफरेंशियल इक्वेशंस पे भी लिया जाता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस पे भी लिया जाता है, इंटीग्रेशन पे भी लिया जाता है, कांस्टेंट फंक्शन पे भी लिया जाता है, ठीक है। और इसी तरीके से जो है एक समराइज सी जो है ये एक आपके पास यूज़फुल एप्लीकेशन है। और इन शॉर्ट अगर आप लोगों को सादा अल्फाज में समझाऊं कि व्हाट इज़ मीन बाय लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक आमी बंदा हो, ठीक है ना, बिल्कुल जिसने जो है ना अभी ये इस बहस में ना पढ़ा हो, ठीक है, फर्दर की डेप्थ में, तो उसको अगर मैं बताना चाहूँ कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होती है, तो ये आपके पास ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन होती है जो कि आपका जो गिवन प्रॉब्लम होता है, जो गिवन क्वेश्चन होता है, जो कैलकुलस का होता है, तो इस यूज़फुल टूल से, इस यूज़फुल मेथड की मदद से जो है वो जो प्रॉब्लम होता है, जो कैलकुलस का होता है, इस ट्रांसफॉर्मेशन के नतीजे में जो है वो एक अलजब्राइक जो है आपके पास प्रॉब्लम बन जाता है। अलजब्रा में आप लोग जो है चार मशहूर किस्म की जो है ऑपरेशंस, उनको आप यूटिलाइज़ करते हैं, यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो आप उसी जो कैलकुलस का प्रॉब्लम होता है, इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म के नतीजे में आप उसको फिर अलजब्राइकली उसको सॉल्व करते हैं, यानी कि अलजब्रा में आप उस प्रॉब्लम को ले आते हैं और सिंपल जो मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और इस तरीके से जो है आप लोगों ने फर्दर जो इसकी इंटरप्रिटेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, उसमें आप उसको सॉल्व करते हैं। तो ये इसकी ब्यूटी है। बाकी मज़ीद जो है यहाँ पे काफ़ी चीज़ें आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं, और पीडीएफ फॉर्म में जो है आज का लेक्चर मैं शेयर भी कर लूँगा, तो इस हवाले से आप फर्दर इसको रीड भी कीजिएगा। एक तो है कि आज का जो लेक्चर मैंने डिज़ाइन किया है, एक है इसके बारे में एक कंप्रहेंसिव व्यू, तो वो भी मैंने एक पीडीएफ फाइल तैयार की है। तो अगर आप लोग फर्दर जो है इसके अंदर इंटरेस्टेड हों और समझना चाहते हो कि एज ए होल किन किन फंक्शंस पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो सकती है फर्दर जो है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो है सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू में तो लिमिटेड चीज़ें आती हैं, एक है रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू कि जो इंटरेस्ट रखता हो डिफरेंशियल इक्वेशंस में और डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड जो आपके पास रिसर्च एरिया है, तो उसके लिए मैंने वो नोट्स तैयार किए हैं, पीडीएफ फॉर्म में है, तो वो भी आज मैं शेयर कर लूँगा। फर्दर लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम कोशिश करेंगे कि हम इसको ग्राफिकली समझें, ठीक है। और लाप्लास ट्रांसफॉर्म के साथ एक और जो है ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत ही सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ होती है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म दरअसल लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक सब केस है, लेकिन जब हम फर्दर जाते हैं इंटरव्यू पे या बाकी जगहों पे, तो हमसे पूछा जाता है, ठीक है, कि आप डिफ्रेंशिएट करें बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म और एक्सपोनेंशियल ट्रांसफॉर्म। तो आई होप कि ये जो 2-3 स्लाइड्स है जिसमें हम ग्राफिकली उसको स्टडी करेंगे, तो इसके बाद आप लोग इस काबिल हो जाएंगे कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म और जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है उनके दरमियान डिफ्रेंशिएट कर सकें। आप लोगों को अभी जो स्क्रीन पे नज़र आ रही है बेटा, ये आपको मुख्तलिफ़ किस्म की डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हैं वो हमने यहाँ पे लिखी हैं। लेट मी चूज़ द पॉइंटर फर्स्ट। पॉइंटर जो है ये बस मार्कर का किरदार अदा कर रहा है। सबसे मशहूर जो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की, ठीक है, एफ इजिकल टू एम ए, ये आपने पढ़ी हुई है, एफ इजिकल टू एम ए, ये एक्सेलरेशन है, और हमें पता है कि एक्सेलरेशन रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम कहते हैं। यहाँ पे v के ऊपर डॉट है, तो बेटा ये जो v डॉट है ना, ठीक है ना, ये एक्चुअली आपके पास v डॉट t, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव v का रिप्रेजेंट करता है। ये भी एक नोटेशन है, एक सिंबल है डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। ये dv बाई dt है, dv, इट इज़ dv ओवर dt, ठीक है। तो अगर आप जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो है वो कैलकुलेट करते हैं, तो आपके पास जो है एक्सेलरेशन आती है। तो ये एक आपके पास बहुत ही कॉमन और बेसिक किस्म की जो है डिफरेंशियल इक्वेशन है, और मैंने आई थिंक फर्स्ट लेक्चर में इसको
जो है आप लोगों को इसकी एग्जांपल भी आप लोगों को करवाई थी। मार्कर ज़रा फिसल रहा है, इतनी जो है आप मेरी इतनी प्रैक्टिस नहीं है इस पॉइंटर के साथ जो है ना काम करने की। बहरहाल इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है, ये जो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ की मोशन की है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं। एक मास है आपके पास और वो एक स्प्रिंग के साथ जो कनेक्टेड है और जो कि एक दीवार के साथ जो है अटैच है। तो जब आप इसको यहाँ पे इसको पुल करते हैं तो डेफिनेटली कोई ख़ास वेलोसिटी के साथ ये टू एंड फ्रो मोशन जो है ये एग्जिबिट करता है। इसकी जो मोशन होती है, ठीक है, टू एंड फ्रो फॉर्म में होती है और इसकी मोशन को u ऑफ t को ये वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये रिप्रेजेंट करती है, ठीक है, ये डिफाइन करती है। इसी तरीके से हमारे पास और बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक हीट ट्रांसफ़र इक्वेशन भी है, यानी कि एक रीजन के अंदर जो है एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो हीट ट्रांसफ़र हुई है, ठीक है, तो वो कितनी हुई है, तो उसको भी जो है हम इस वाली डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरीके से रेडियो एक्टिव डीके आपके पास एलिमेंट है, एक सब्सटेंस है N, तो उसके अंदर जो उसका जो रेट ऑफ चेंज है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ठीक है, उसके नेगेटिव के साथ। इसी तरीके से जो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है, कि वोल्टेज आप फाइंड आउट कर रही हैं, तो उसके लिए ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। आई यहाँ पे स्मॉल आई करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जितना चेंज करंट के अंदर आ रहा है तो वोल्टेज जो है उसको डायरेक्टली रिलेट कर रही है। एल जो है आपके पास कांस्टेंट ऑफ जो है डेरिवेटिव है। तो इसी तरीके से जितनी भी आपके पास फिज़िकल वर्ल्ड है, उस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर जो फिनोमेना हो रहा है, जो काम हो रहा है, ठीक है, अनवेरिएबल नंबर ऑफ फोर्सेस अप्लाइड हो रही हैं, ठीक है, एक सरफेस के ऊपर, एक जो है पार्टिकल के ऊपर, और उसके नतीजे में या तो मोशन नहीं हो रही या मोशन हो रही है, ठीक है। मोशन ना होने की वजह यह है कि जो रिक्वायर्ड फोर्स है वो कम है, और अगर मोशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो रिक्वायर्ड फोर्स जो है वो उससे ज़्यादा है, और अगर वो रेस्ट पे है, ठीक है, तो उसके लिए तो ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन हो चुकी है कि अप्लाइड फोर्स जो है वो कम है। तो इन शॉर्ट कि जो भी एक्टिविटी होती है फिज़िकल वर्ल्ड में, तो उसको हम किसी ना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने जो भी अब तक पिछले जो 6 लेक्चर्स पढ़े हैं और उसमें जितनी भी डिफरेंशियल इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं, ऑपरेटर डी, डिफरेंशियल ऑपरेटर टी डी के साथ हमने उसको जो है सॉल्व किया है, ठीक है। तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि उनके जो सॉल्यूशंस आ रहे हैं वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ रहे हैं, e⁻80 फॉर्म में आ रही हैं। और इसी तरीके से जो साइनोसाइडल फंक्शन है, साइनोसाइडल फंक्शन एक्चुअली वेव फंक्शन होते हैं आपके पास, ठीक है, वेव फंक्शन इस तरह के, ठीक है, ये साइनोसाइडल फंक्शन होते हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम ये कम होते हैं और एट टाइम आता है कि वो रेस्ट पे आ जाते हैं, एक स्ट्रेट लाइन आपके पास बन जाती है। तो साइनोसाइडल फंक्शन को जो है साइन के जो फंक्शंस होते हैं और कॉस के जो फंक्शंस होते हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी तरीके से इनका अगर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाए तो इसी तरीके से आइगन वैल्यू जो है, आइगन फिनोमिना इसके अंदर अपीयर होता है। और ये हमने लास्ट जो डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ी थी तो उसके अंदर डिटेल के साथ हमने ये प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी, ठीक है। यानी कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाए, ए टाइम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन आएगा। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया जाए तो यहाँ पे ए स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम nth ऑर्डर डेरिवेटिव लें एक्सपोनेंशियल फंक्शन का तो a⁻n जो है टाइम्स दैट पर्टिकुलर फंक्शन आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे जो है इवन जो फंक्शंस हम ले रही हैं तो इवन फंक्शंस में आपके पास जो है ये आइगन वैल्यू फिनोमेना जो है या प्रॉपर्टी ये अपीयर होगी। लास्ट पर्टिकुलर लेक्चर जब हमने किया था तो उसके अंदर हमने कुछ प्रॉब्लम्स इस तरीके से किए थे कि कॉज जो आपके पास ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हमने डे मॉर्बियस थ्योरम जो आप लोग सेकंड ईयर में पढ़ते हैं e⁻θ जो कि बराबर है cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के, तो उसका हमने रियल पार्ट हमने लिया था। इसी तरीके से अगर साइन कोई ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है तो उसको हम e⁻⁻ लिख सकते हैं, यानी कि ये आपके पास उसका ये इमेजनरी पार्ट है। ये आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है और इस बहस में मैं नहीं पढ़ूंगा कि ये फोरियर ट्रांसफॉर्म ये इसके किसके बराबर है, क्योंकि फर्दर जो आगे जो है कमिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म आ रही है उसकी डेफिनेशन में ये हम पढ़ेंगे।
तो अभी ज़रा मैं फोकस कर रहा हूँ कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में और जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ये आपके पास नेक्स्ट स्लाइड पर लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, दोनों की शेप एक जैसी नज़र आ रही है। इन दोनों में बुनियादी फ़र्क क्या है, तो ये नॉर्मली पूछा जाता है। तो और इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। तो इन शॉर्ट जो है, अगर आप लोग लिखने की पोजीशन में हैं और कुछ लिख सकते हैं तो ये एक डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई है, एक इम्पॉर्टेंट बात लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हवाले से या इस तरह की जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं इनके हवाले से, तो वो अगर आप लिख लें तो बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी ये स्लाइड पे मैंने ये वाली बात नहीं लिखी कि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, ठीक है, इसी तरीके से फोरियर ट्रांसफॉर्म भी, ये आपके पास जो है एक टूल है, ये एक एल्गोरिथम है, ये एक मेथड है जिसके नतीजे में कैलकुलस के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है, उनको हम अलजबरा में सॉल्व करते हैं। तो आप इस बात को अपने अल्फाज में लिख लें, ठीक है। बाय यूजिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्म और बाय यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म वी कैन कन्वर्ट अ प्रॉब्लम फ्रॉम कैलकुलस टू अलजबरा। ये इन शॉर्ट जो है आपके पास इसकी एक रफ सा आइडिया है कि इसमें एक्चुअली हम करते क्या है। तो दरअसल हम इस ट्रांसफॉर्मेशन में हम डोमेन जो है उसको हम मैप करते हैं और एक डोमेन से हम दूसरे डोमेन में जाते हैं, ठीक है। यानी कि प्रॉब्लम को तो हमने सॉल्व करना है, आंसर तो हमने निकालना है उस इक्वेशन का, वो डिफरेंशियल इक्वेशन है या जो भी इक्वेशन है, तो उसके लिए जो डोमेन होती है, डोमेन को एक्चुअली हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसकी एग्जैक्ट एग्जांपल अगर आप लोगों को मैं समझाऊं, ठीक है, तो वो लॉगरिथम्स हैं। लॉगरिथम्स उससे जो सिंपल अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होती हैं उनको वैसे भी हम एक 2-3 स्टेप्स के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जब हम लॉगरिथम्स अप्लाई करते हैं और तो उसके नतीजे में जो है आप एक और प्लेटफॉर्म में जो है उनको एक और स्पेस में आप उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। एग्जैक्ट आंसर वहाँ पे भी आता है, ठीक है, लेकिन स्पेस डिफरेंट होती है। इसी तरीके से यहाँ पे भी आपके पास जो प्रॉब्लम होता है वही होता है, लेकिन उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्पेस जो होती है वो डिफरेंट हो जाती है। तो आपके पास एक टाइम डोमेन है, नॉर्मली हम टाइम डोमेन में जो है काम कर रहे होते हैं, ठीक है। टाइम की कमी या ज़्यादती जो है उस पर हमारे प्रॉब्लम का इन्हिसार होता है फिज़िकल वर्ल्ड में, ठीक है। हम अगर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हैं या हीट अगर जो है आपके पास हीट का कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ रहा है या टेम्परेचर कम हो रहा है, इसी तरीके से जो है जो बैक्टीरियल ग्रोथ है, बैक्टीरिया की जो है ग्रोथ हो रही है, तो वो विद द पैसेज ऑफ टाइम होती है। तो नॉर्मली जो है हम प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं तो वो टाइम डोमेन में करते हैं। तो इस मेथड की ब्यूटी ये है कि हम इस मेथड को जो है ना, इस डोमेन को जो है हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं। फोरियर ट्रांसफॉर्म में या लाप्लास ट्रांसफॉर्म को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास जो है डे मॉर्विस थ्योरम के अकॉर्डिंग रियल पार्ट भी है और उसका इमेजनरी पार्ट भी है, रियल और इमेजनरी। तो आपके पास दो किस्म की फ्रीक्वेंसीज बनती हैं, रियल फ्रीक्वेंसीज बनती हैं और इमेजनरी। ये आपके पास जो है ये पर्पल कलर की ये इमेजनरी जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी है, और ये वाली आपके पास जो है जो ग्रीन कलर में है ये आपके पास इमेजनरी है, ठीक है। और जो आपके पास फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये इस जो इमेजनरी होती है, इमेजनरी इसको फोकस करती है और उसको जो है आपके पास एक डोमेन देती है। ये वाली डोमेन कैसे आई है, ये इसी टाइम डोमेन की है। मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। इस फोरियर ट्रांसफॉर्म में एक्चुअली हम क्या करते हैं, जो आपके पास फ्रीक्वेंसी डोमेन में आपके पास जो इमेजनरी फ्रीक्वेंसी होती है ये आपके पास इमेजनरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये इमेजनरी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, लाइक वेव। और इसी तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ये आपके पास कांस्टेंट हो जाएगी, ठीक है, ये। अच्छा, अब यहाँ पे होता क्या है, हम यहाँ पे जब फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो हम ये जो पीक वैल्यूज़ होती हैं इनके थ्रू हम जाते हैं, ये पीक वैल्यूज़ के थ्रू हम जाते हैं और ये डिक्लाइन की तरफ जा रही होती है, ठीक है। ये इसका एक्सपोनेंशियल डीके हो रहा होता है, ठीक है, एक्सपोनेंशियल डीके ये हो रहा होता है आपके पास। तो ये हम काम करते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म में, और इसी तरीके से यही काम जो है हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में भी करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे जो है हम e पावर माइनस एस टी कर रही हैं, वहाँ पे जो है एक्सपोनेंशियल के एक्सपोनेंट में आपके पास जो है अच्छा जी, तो यहाँ पे देखें फोरियर ट्रांसफॉर्म में यहाँ पे जो है आपके पास इमेजनरी पार्ट है माइनस जे, यहाँ पे इमेजनरी पार्ट है। हमने तो वहाँ पे इमेजनरी नंबर जो है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई पढ़ा हुआ है, तो x रियल पार्ट और आयोटा वाई आपके पास इमेजनरी पार्ट। तो अच्छा बेटा,
तो रियल और इमेजनरी पार्ट के लिए ज़रूरी नहीं हम हर मरतबा आई और जो है जे यूज़ करें, हम डिफरेंट जो है टर्म्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक्स प्लस आयोटा वाई हम की मैं बात कर रहा था, तो आयोटा जो है नॉर्मली मैथमेटिक्स में भी यूज़ करते हैं, और फिर इंजीनियर हजरात जो होते हैं वो फिर कम्प्लेक्स नंबर को जब यूज़ करते हैं तो उसको इमेजनरी पार्ट को जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल में डिफरेंस जो है सिंबल्स का ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जो समझ में ना आने वाली बात हो, तो अगर हम एक्सप्लेन कर दें तो मतलब चीज़ें फिर समझ में आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर को हमने एस से रिप्रेजेंट किया है ट्रांसफॉर्मेशन की मुनासबत से, तो यहाँ पे एस जो है ये लाप्लास वेरिएबल है, लाप्लास वेरिएबल है। यहाँ पे ये लाप्लास की जो है ट्रांसफॉर्मेशन है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है आगे इस स्लाइड के बाद हम डेफिनेशन की फॉर्म में भी पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे जस्ट मैं ग्राफिकली आपको फ़र्क समझाना चाह रहा था इस लाप्लास ट्रांसफॉर्म में और फोरियर ट्रांसफॉर्म में, जो कि नॉर्मली इंटरव्यू में पूछा जाता है कि आप डिफ़ाइन करें, फिर आप जो है ना, तो अगर पता होगा तो डिफ़ाइन कर देंगे, अदरवाइज़ फिर दाएँ बाएँ शाएँ आप करेंगे। तो यहाँ पे जो कम्प्लेक्स वेरिएबल है उसको हम एस से रिप्रेजेंट कर रही हैं, और सिग्मा प्लस जे ओवेगा, तो सिग्मा आपके पास उसका रियल पार्ट है, ठीक है, एक्सपेरेंट का रियल पार्ट हो गया, ठीक है, या जैसे भी आप मतलब ये इसका रियल पार्ट है, और इमेजनरी पार्ट इसके साथ जो है हमने इमेजनरी जो सिंबल है जे लिखा हुआ है, तो जे डेफिनेटली √-1 के बराबर है, जो वहाँ पे हमने सेकंड ईयर में या फर्दर जो कैलकुलस है उसमें हमने पढ़ा हुआ है आयोटा के सिंबल से। यहाँ पे रियल टाइम डोमेन है आपके पास, और उसके अंदर जो डिफरेंट जो रियल नंबर्स हैं उनके लिए हम यहाँ पे क्या कर रही हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म को ग्राफिकली हम जनरेट कर रही हैं, ठीक है। अगर हम रियल पार्ट -1 ले लें, और अगर रियल पार्ट 0 ले लें, और इसी तरीके से अगर रियल पार्ट हम 1 ले लें, तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म और फोरियर ट्रांसफॉर्म ये रहा, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म यहाँ रहा। तो इस प्लेन के अंदर हम उसको ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हैं, ठीक है। ये जो रेड कलर की लाइन आपको नज़र आ रही है, ठीक है, ये उस वेव फिनोमिना को यूँ एक्सप्लेन कर रही है, ठीक है। इमेजनरी पार्ट को ये डिफाइन कर रही है। फोरियर ट्रांसफॉर्म के अंदर सिर्फ जो है इमेजनरी पार्ट जो होता है, जो कि साइन वाला होता है, ठीक है, साइनोसाइडल फंक्शन जो साइन होती है उसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपके पास जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। और इसके अलावा जितनी भी लाइनें हैं, ब्लू कलर वाली, इसी तरीके से ये ग्रीन कलर वाली, येलो कलर वाली, और उससे आगे ये जितनी भी लाइनें हैं, ठीक है, जो वेव फॉर्म में है, फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ को ये रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये सब की सब जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म्स की हैं। तो अब यहाँ पे क्लियरली ये चीज़ जो है नज़र आ रही है हमें कि एक्चुअली जो फोरियर ट्रांसफॉर्म है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म का एक सब केस है, अगर वहाँ पे रियल पार्ट 0 ले लिया जाए। तो अगर रियल पार्ट जो है यहाँ पे हम 0 ले लें तो वही लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है फोरियर ट्रांसफॉर्म बन जाती है। तो इन शॉर्ट द मेन डिफरेंस बिटवीन द लाप्लास ट्रांसफॉर्म एंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म इज दैट फोरियर ट्रांसफॉर्म इज द सब केस ऑफ ए लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। फर्दर जो है आज की डेफिनेशन पे हम जाएंगे, ठीक है। हमारा जो आज का टॉपिक था उस पर अब हम आ गए हैं। इससे पहले जो है थोड़ी बहुत जो है इंट्रोडक्शन और इसी तरीके से चंद ज़रूरी बातें वो हमने डिस्कस की। कोई भी जो है यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन होता है, तो उसको अगर हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म करते हैं तो एक तो इसके अंदर वेरिएबल जो है हमारे पास t की जगह s आ जाएगा। t हमारे पास जो नॉर्मल आपके पास टाइम डोमेन का क्वेश्चन हो गया, तो जहाँ जहाँ पे वेरिएबल t होगा वहाँ पे हम s से उसको रिप्लेस कर देंगे। सेकेंडली इंटीग्रेशन लेंगे फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है, और डेट फंक्शन y पर्टिकुलर फंक्शन जो है वो इस एक्सपोनेंशियल पार्ट से जो है मल्टीप्लाई होगा, e⁻st dt। ये पार्ट करेगा क्या, ये पार्ट जो है उस फंक्शन को जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है ले जाएगा, ठीक है। यानी कि आपके पास नॉर्मली ये आपके पास जो है एक फंक्शन है, ठीक है, x ऑफ t, या उसको y ऑफ t कह दे, उसकी मुनासबत से जो भी आप इसको कहें, ठीक है। तो ये आपके पास नॉर्मली फंक्शन है और इसको आप जो है फ्रीक्वेंसी डोमेन में ले जाते हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन में, लेकिन ये पेन मार्कर में रहा साथ नहीं दे रहा, ठीक है। ये फ्रीक्वेंसी डोमेन है आपके पास, इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में ये ले जाता है। इस फ्रीक्वेंसी डोमेन में जो है इसकी जो ये डीके हो रहा होता है, ठीक है। तो
इस पॉइंट के थ्रू जो है वो इस डिके को जो है स्टडी करता है और इस तरीके से अलजब्राइकली जो है आपके पास एक डोमेन वो देता है और उस डोमेन के अंदर जो है हम उसको इजीली सॉल्व कर लेते हैं। यानी कि कैलकुलस में तो आपके बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड है, एग्जैक्ट मेथड है, इसी तरीके से जो है ना होमोजीनियस इक्वेशन के लिए अलग जो है आपके पास मेथड है, और अगर नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए अलग है। फिर अगर वो क्या नाम उसका नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हो जाएं तो हो सकता है बहुत से बच्चों ने पढ़ी हो, बहुत से बच्चों ने ना पढ़ी हो, वहाँ पे हमारे पास फिर एडोमियन डिकम्पोजिशन मेथड है, वेरिएशन आइट्रेशन मेथड है, परटर्बेशन मेथड भी हम यूज़ करते हैं, बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, आइलर डिकम्पोजिशन मेथड है, बहुत सारे मेथड्स हैं। तो वो भी मैं कोशिश करूँगा कि हम पढ़ें, नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को भी हम जो है यहाँ पे अपने उसमें क्लासेस में डिस्कस करें। अगर एटलीस्ट क्लासेस में ना डिस्कस कर सके तो जैसे मैंने कहा था कि हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म को जो है मुख्तलिफ़ किस्म की प्रॉब्लम्स पे, मुख्तलिफ़ किस्म के फंक्शंस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो जो बेसिक हमारे पास आप कह लें कि जो बेस और बुनियादी जो फंक्शन हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर हमारे पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए है तो हम बहुत इजीली डिफरेंशियल इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकेंगे। ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो हमारे पास एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e⁻at, ये एक जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है, इसका हम लाप्लास लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, और लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपके पास यहाँ पे जो सिंबल है, ठीक है, ये वाला सिंबल यूज़ हो रहा है, दिस स्टैंड्स फॉर लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ठीक है, और बाज़ औक़ात लिटरेचर में ये वाला सिंबल यूज़ होता है एल और टी। ठीक है, और सिंपल एल टी भी यूज़ होता है, बहुत सारे नोटेशन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए, तो सारे ठीक हैं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, और इसी तरीके से ये भी ठीक है। अच्छा जी, अकॉर्डिंग टू द डेफिनीशन, ये जो आपने वाई फंक्शन लिया है इसको e⁻−st से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये देखिए प्रीवियस जो डेफिनीशन है उसमें आपने उस पर्टिकुलर फंक्शन को एक्सपोनेंशियल फंक्शन विद नेगेटिव st जो है वो आपने एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव st से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे चूंकि हमने y की वैल्यू e⁻at ली है तो यहाँ पे e⁻at को जो है हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ नेगेटिव st से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे जो है ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाती हैं, बेसिस आर सेम, पावर विल बी एडेड। ठीक है, a-s पावर t। अब ये जो आपके पास अपर लिमिट इन्फिनिटी है तो इसको हम लिमिट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं या लिमिट की फॉर्म में भी इसको लिखा जा सकता है। यहाँ पे आप सिंपल इंटीग्रेशन इसकी करें, इंटीग्रेशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये आपके पास रिजल्ट आता है। और चूंकि ये डेफिनेट इंटीग्रेशन है विद द लोअर एंड अपर लिमिट, तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो है वो अकॉर्डिंगली डेट वो ली जाएगी, और फिर आपके पास ये रिज़ल्ट आएगा 1/s-a। लेकिन ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, ये इतना आसान नहीं है कि वो डायरेक्ट आ गया, ये आपके पास इसके ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन एक्चुअली हमने लगाई है। ठीक है, यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है, ये देखें ना 1/a-s। तो यहाँ पे अगर जो है s की वैल्यू ग्रेटर देन हुई a से, यानी कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म एक्सपोनेंशियल फंक्शंस का उस वक्त वर्केबल होगा या उस वक्त यूज़फुल होगा जब s की वैल्यू a से ग्रेटर होगी। अच्छा, सेकेंडली अगर जो है s की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू हो गई, अगर ये आपके पास केस आ गई, मतलब ये तो बहुत आसान है, हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो डेफिनेशन थी उसके अंदर एक्सपोनेंशियल फंक्शन को पुट किया, 1/s-a हमारे पास रिजल्ट आ गया। लेकिन फर्दर ये जो डोमेन है मैं चाहता हूँ इसको ज़रा हम डिस्कस करें। व्हाट हैपन्स इफ़ इट इज़ लेस देन और इक्वल टू a? इक्वल टू a तो ठीक है, यहाँ पे आपके पास 1 जो है 0 आ जाएगा, जो इन्फिनिटी आ जाएगी। लेस देन का क्या मतलब है? एक्चुअली बेटा ये पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये ठीक है, इसके ऊपर b के ऊपर भी लिमिट है। अगर आपके पास जो है लेस देन a है आपके पास, तो ये एक्सपोनेंट पार्ट नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव पार्ट को जब आप जो है ना रिप्रेजेंट करेंगे तो वो 1 उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो है वो डिनोमिनेटर में चली जाएगी, और डिनोमिनेटर में जब ये लिमिट जो है आप अप्लाई करेंगे इन्फिनिटी वाली, तो 1 जो है आपके पास ये जो स्टेज है, ठीक है, 1/0 इज इक्वल टू वो इन्फिनिटी हो जाएगी। तो इस वजह से जो है आपके पास जो लेस देन और इक्वल टू का केस है उसमें आपके पास ये डाइवर्ज हो रही है, ये जो आपके पास इसकी जो सीक्वेंस बनेगी वो डाइवर्जेंट बनेगी। सिर्फ जो है अगर हम डोमेन जो है s ग्रेटर देन a करें तो यहाँ पे कन्वर्जेंट बनेगी, इस वजह से। ठीक है,
अच्छा, अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया हुआ था कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म तकरीबन जो है मुख्तलिफ़ फंक्शंस के ऊपर जो है हम ले सकते हैं। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का केस तो हमने डिस्कस कर लिया है। अब हम कांस्टेंट का केस डिस्कस करते हैं कि कांस्टेंट पे अगर हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, ठीक है, तो उसके ऊपर इसका क्या बिहेवियर होगा। तो उसके लिए सिंपल ये जो एक्सपोनेंट फंक्शन है e पावर ए टी, अगर ए को आप ज़ीरो करते हैं तो समथिंग पावर ज़ीरो इज़ वन आ जाती है, ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इस तरीके से आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन आ जाता है वन का। इसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली एक्सप्रेशन के अंदर जो है ए की वैल्यू आप वन जस्ट पुट कर दें, तो वन के पुट कर देने से आपके पास जो है राइट साइड पे, ठीक है, अगर ए की वैल्यू ज़ीरो है तो आपके पास एक्सप्रेशन ये बन जाती है वन अपॉन एस। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये जो रिज़ल्ट आता है वन अपॉन एस माइनस ए, ये तमाम एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के केस में आता है, और जो आपके पास वन अपॉन एस आता है तमाम कांस्टेंट्स के नतीजे में आता है, जितने भी कांस्टेंट है, यानी कि जो स्केलर फील्ड है, अगर पूरी स्केलर फील्ड के ऊपर आपने जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया, ठीक है, तो आपके पास उसकी ट्रांसफॉर्मेशन वन अपॉन एस की सूरत में आएगी और उसका वो मल्टीपल होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप वैल्यू 5 लेते हैं, 5 को आप जो है यूँ लिख सकते हैं ना 5 टाइम्स 1, तो 5 टाइम्स 1, तो जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे 5 का, ठीक है ना, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5 अगर आप लेंगे, ठीक है, तो वो आपके पास जो है 5 टाइम्स, ठीक है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 आ जाएगा, ठीक है, और 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1 अपॉन एस है, तो इस वजह से आपके पास 5 का जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म 5 अपॉन एस आ जाएगा। तो इस तरीके से जो भी स्केलर नंबर है, जो भी आपके पास कांस्टेंट नंबर है, रियल नंबर है, तो जब आप उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है, तो वो नंबर मल्टीपल बन जाएगा ऑफ 1 अपॉन एस। तो ये तो हम बात कर रहे थे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और इसी तरीके से जो है ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन। याद रखिएगा टाइम हमारे पास लेस देन 1 मिनट रह गया। अच्छा जी, यहाँ पे रिकॉर्डिंग ज़रा हम बंद कर रहे हैं। ओके, वी वर हियर। तो यहाँ पे जो है हम अब लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है हम डेरिवेटिव का लेते हैं कि जब हम हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशंस हों, तो ज़ाहिर बात है डिफरेंशियल इक्वेशंस के अंदर डेरिवेटिव वाली टर्म भी होगी, तो उस डेरिवेटिव वाली टर्म का जो है डेरिवेटिव या उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिया जाएगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर हो या इसी तरीके से ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन अगर हो, तो उसको हम जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि अगर कोई कॉज हो तो इसी तरीके से वो ई आयोटा थीटा का जो है रियल पार्ट होता है, और असाइन हो तो वो उसका इमेजनरी पार्ट होता है, और इसी तरीके से कोई कांस्टेंट्स हो तो उनको भी हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया है, और इसी तरीके से अगर कोई डेरिवेटिव वाली टर्म हो तो उसका जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म कैसे लिया जाएगा, तो ये हम अभी जो है पढ़ने जा रहे हैं। तो आपके पास नॉर्मली ये वाली जो एक्सप्रेशन होती है ये यूज़ होती है इन ऑर्डर टू ट्रांसफॉर्म द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लाप्लास, that is s टाइम लाप्लास ऑफ द फंक्शन y माइनस y ऑफ ज़ीरो, यानी कि ये इनिशियल कंडीशन होगी, यानी कि उस फंक्शन के अंदर इनिशियली उसकी क्या वैल्यू होती है। नॉर्मली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में ये अप्लाई होता है, और अगर प्रॉब्लम इनिशियल वैल्यू नहीं है तो उसके ऊपर जो है ये वाली टर्म फिर फाइंड आउट करना इम्पॉसिबल है। अच्छा, ये रिज़ल्ट आया कैसे, ये राइट हैंड साइड आई कैसी, तो हम जो है फर्दर इसको जो है सॉल्व करते हैं, और जो हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की फंक्शन डेफिनेशन पढ़ी हुई है, ठीक है, ये वाली डेफिनेशन, ये वाली, इसको यूज़ करते हैं, दिस वन, ठीक है, कि डेट पर्टिकुलर फंक्शन मल्टीप्लाई बाय मल्टीपल ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई पावर माइनस एस टी डी टी। तो अब यहाँ पे डेरिवेटिव जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसके ऊपर अगर हम लाप्लास अप्लाई कर रहे हैं, तो ये जो डेरिवेटिव टर्म होगी ई पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी डी टी, ठीक है, जो कि प्रीवियसली डेफिनेशन के अंदर जो है हमने उसकी यही एक्सपेंशन पढ़ी है। फर्दर अब आपके पास जो है यहाँ पे ये प्रोडक्ट रूल जो है यहाँ पे, जो कि इंटीग्रेशन में जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के नाम से आपने पढ़ा है, वो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा, ये इंटीग्रेशन का सिंबल मैंने डाला है, और उसमें आपके पास फर्स्ट फंक्शन होता है, सेकंड फंक्शन होता है यू वी, और आप इसको जो है इंटीग्रेट कर रही हैं, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो इसको फर्स्ट फंक्शन का नाम दे दें और इसको सेकंड फंक्शन का नाम दे दें। तो मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं इसको लिखने के, जो आसान तरीका होता है तो नॉर्मली जो है मैं चाहता हूँ वो शेयर भी हो जाए, ताकि फर्दर जो है फर्दर जब आप वैल्यूज़ पुट करके इसको सॉल्व कर रहे हो तो वो आपसे ज़्यादा टाइम ना ले,
इसको आप बेटा यूँ एक्सपेंड करते हैं कि जो फर्स्ट फंक्शन होता है एज इट इज़ और जो सेकंड फंक्शन होता है उसकी आप इंटीग्रेशन लेते हैं, ठीक है। आई एम राइट, ठीक है। फिर एम आई राइट, ठीक कह रहा हूँ मैं, एंड पे मुझे बता दें। फिर इंटीग्रेशन और जो फर्स्ट फंक्शन आपने एज इट इज़ लिखा होता है इसका आप डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है। और ये जो इंटीग्रेशन वाला फंक्शन होता है वो एज इट इज़ दोबारा आप ले लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ वी, ठीक है, और डी एक्स, ठीक है, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है। और इसी तरीके से एक और डी एक्स, ठीक है, इस इंटीग्रेशन के लिहाज से। तो हमारे पास यहाँ पे जो फर्स्ट फंक्शन हम ले रहे हैं, ठीक है, वो ये वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है। और सेकंड फंक्शन जो हम हैं ले रहे हैं वो ये डेरिवेटिव वाली टर्म है, ठीक है। जो y का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ये हमारे पास सेकंड टर्म है। तो जब हम फर्दर इसको अप्लाई करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो y फर्स्ट फंक्शन जो आपके पास जो सेकंड फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन और फर्स्ट फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल वाला एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ये u है, और जो dy/dt है ये आपके पास जो है v है। तो इसकी आपने इंटीग्रेशन ली है। तो जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की इंटीग्रेशन लेंगे तो वापस मुड़ के हमारे पास y ऑफ t आ जाएगा। ये उसकी लिमिट्स हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन की, इसके ऊपर लिमिट, अपर लिमिट और लोअर लिमिट लगेगी। और दूसरी लिमिट जहाँ पे आप इन्फिनिटी भी लिखना चाहें अपर पार्ट में तो भी ठीक है, और अगर लिमिट करके करना चाहें तो भी ठीक है। फिर आपके पास इसी तरीके से माइनस यहाँ पे आता है माइनस, और ये इस वजह से मैंने प्लस लिखा हुआ है कि आगे जब फर्दर आप जो है इसका डेरिवेटिव लेते हैं इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, तो यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आता है, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव प्लस, तो ये इतना डायरेक्ट तो नहीं है, ये आपके पास लास्ट रिजल्ट है, तो इस वजह से मैंने इस रिजल्ट में इसको पॉजिटिव शो किया है। तो इसी तरीके से आपके पास इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ये रिजल्ट आता है। अब फर्दर ये वाला जो पार्ट है फर्स्ट पार्ट, ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट, इसको ज़रा गौर से देखें। इसको आप अगर गौर से देखेंगे ना, t इन्फिनिटी पे जा रहा है, t इन्फिनिटी पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको हमारे टीचर्स ने जो है कैसे समझाया हुआ था, बहुत खूबसूरत बात शेयर की हुई थी, वो आप लोगों से भी मैं शेयर करता हूँ। आप इस फंक्शन के अंदर, ये जो भी फंक्शन है, कोई आर्बिट्ररी फंक्शन है, इसके अंदर भी आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अंदर भी आप इन्फिनिटी पुट कर रहे हैं। ये जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, यानी कि अगर आप देखें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल यानी कि एक्सपोनेंट्स में एक चीज़ जो है इंक्रीज़ हो रही है, यानी कि पहले 2 थी फिर 4 हो गई, फिर जो है वो आपके पास जो है ना 4 की पावर 2 आपके पास 16 हो गई, फिर इसी तरीके से वो एक्सपोनेंटली बढ़ रही है। तो वो एक्चुअल जो फंक्शन बढ़ रहा होता है, ठीक है, एक्चुअल जो वैल्यू आप डाल रहे होते हैं, तो जो एक्सपोनेंटल आपके पास जो चीज़ होती है वो उसके मुकाबले में ज़्यादा रैपिडली इंक्रीज़ हो रही होती है। तो कि इससे पहले कि ये वाला फंक्शन इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, उससे पहले जो है जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो आपके पास जो है 0 पे पहुंच जाएगा। और इसके अलावा भी और बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी इंटरप्रिटेशंस हैं और बहुत सारे जो है हमारे पास मेथड्स हैं कि इसको सॉल्व किया जाए, लेकिन इन शॉर्ट इससे रिजल्ट 0 हमारे पास आता है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो गया आपके पास 0, ठीक है। ये वाला पार्ट आपके पास 0 हो जाता है। फिर फर्दर आप इसको जो है दोबारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करते हैं, ठीक है। ये रिजल्ट आपके पास आता है -y ऑफ 0 प्लस s लाप्लास ऑफ y, ये रिजल्ट आपके पास आता है। इसके अंदर टर्म्स को आप अगर आप इंटरचेंज कर दें तो एग्जैक्टली ये ही आपके पास राइट साइड बनती है। तो इस तरीके से जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं, अगर उनका लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो लिया जाए, तो इस पर्टिकुलर साइड में हमने ये पढ़ा है कि उसको जो है कैसे हम सॉल्व करेंगे, ये कैसे उसको हम एक्सपेंड करेंगे। फर्दर इसकी प्रॉपर्टीज़ में लिनियरिटी प्रॉपर्टी भी आती है, इसको मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि आगे जो ऑलरेडी जो डिफरेंशियल ऑपरेटर था वहाँ पे हम बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ जो है वो हम पढ़ चुके थे। ये जो इन्वर्स लाप्लास है, इसको ज़रा इन शॉर्ट मैं यूँ आप लोगों को समझाऊंगा कि जैसे हम ग्रेड 8 या ग्रेड 9 में लॉगरिथमिक टॉपिक पढ़ रहे थे, लॉगरिथम्स हम पढ़ रहे थे, तो हम किसी फंक्शन का जब लॉग लेते हैं और फर्दर जो है उसका जब आंसर निकालते हैं, तो आंसर निकालने के लिए इन्वर्स लॉगरिथमिक इन्वर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर लॉग भी हमने लेना होता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे अगर हम एक दफ़ा लाप्लास ले लेते हैं, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लेते हैं, दूसरे हम स्पेस में चले जाते हैं, तो उसी स्पेस का फिर हम इन्वर्स भी लेते हैं ताकि हम वापस जो है अपने टाइम फंक्शन डोमेन में आ जाएं। तो जिस तरह वहाँ पे हम जो है इन्वर्स लॉग जो है अप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे भी उसी तरीके से उसका स्टेप यहाँ पे भी मौजूद है।
हमारे पास एक ये ODE है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, इसके अंदर इनिशियल कंडीशन गिवन है और आपके पास जो है ये फर्स्ट ऑर्डर की जो है आपके पास ODE है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के मेथड से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम जो है लाप्लास दोनों तरफ अप्लाई करेंगे, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड एज वेल एज ऑन द राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट साइड पे आपके पास जो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वाली टर्म है और अभी भी हमने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव वाली टर्म का जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे तो उससे क्या रिजल्ट आएगा, उसको कैसे एक्सपेंड हम करेंगे, s टाइम्स लाप्लास ऑफ y माइनस y ऑफ 0। इसी तरीके से जो है ये चूंकि लीनियर फंक्शन है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो y के ऊपर सेपरेट लिया जाएगा और एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ऊपर सेपरेट लिया जाएगा। अच्छा जी, और इनिशियल कंडीशन जो है वो 0 पे क्या है, 1 है, तो ये वाली जो कंडीशन है वो हमने यहाँ पे यूज़ की है। फर्दर ये रिज़ल्ट भी याद रखिएगा, ये हमने पिछले स्लाइड्स में हमने डिड्यूस किया हुआ है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन का जो लाप्लास है 1/s माइनस a है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास चूँकि a की वैल्यू -1 है, e पावर -t, तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू -1 ले लें तो यहाँ पे a की जगह -1 और डिनोमिनेटर में आपके पास आ जाएगा s+1। तो इस तरीके से ये आपके पास s+1 आया है इस फार्मूले के नतीजे में, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। अच्छा जी, अब फर्दर जो लाप्लास वाली टर्म्स हैं वो एक तरफ का आप कर लें। ये बिल्कुल अलजबरा की जो इक्वेशंस होती हैं ना, इक्वेशंस बन गई हैं। इसमें जो लाप्लास वाली टर्म्स है वो वेरिएबल टर्म्स है और जो दूसरी एस वाली टर्म्स है वो कांस्टेंट टर्म्स के तौर पे ट्रीट होंगी, ठीक है। एस यहाँ पे लाप्लास वेरिएबल है, ये एक कम्प्लेक्स वेरिएबल है, इसका रियल पार्ट भी होता है, इसका कम्प्लेक्स पार्ट भी होता है। अगर सिर्फ कम्प्लेक्स पार्ट कंसिडर कर दिया जाए तो वो फोरियर ट्रांसफॉर्म कैसे बन जाता है, ये भी हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा हुआ है। अच्छा जी, इसको आप जो है कॉमन ले लें L ऑफ y, ठीक है। तो ब्रैकेट में आ जाएगा आपके पास s-1 और फिर s-1 को अगर आप राइट साइड पे जो है ले जाएं या डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय s-1 कर दें तो ये स्टेप आपके पास बनता है। तो इस तरीके से ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म वाली एक्सप्रेशन बन गई। लेकिन हमें तो y चाहिए, ठीक है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन्वर्स लाप्लास लेना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट्स जब आप बना रहे हो, ठीक है। इसको आप बेटा काइंडली, मैं ज़रा यहाँ पे वीडियो रोक रहा हूँ, जरूरत नहीं है। टेकिंग लाप्लास इन्वर्स ऑन बोथ साइड्स, तो राइट साइड पे जो है लाप्लास इन्वर्स हम ले रहे हैं, लेफ्ट साइड पे जो है लाप्लास के इन्वर्स और लाप्लास एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को एलिमिनेट कर देते हैं। y वेरिएबल आपके पास आ जाता है और ये इट इज़ इक्वल टू द इन्वर्स लाप्लास ऑफ दिस एक्सप्रेशन। फर्दर ये चूंकि लीनियर फंक्शन है, लाप्लास इन्वर्स भी लीनियर फंक्शन है, इस फर्स्ट पार्ट के ऊपर सेपरेटली अप्लाई होगा और सेकंड पार्ट के ऊपर जो है ये सेपरेटली अप्लाई होगा। अच्छा, इसका जो रिजल्ट आया है वो आपके पास ये आया है, ठीक है, e पावर t। फर्दर ये जो है इसको ज़रा सॉल्व करने की ज़रूरत है, इससे रिजल्ट ये डायरेक्ट बेटा नहीं आता। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे बेटा आपने इसको जो है ना काइंडली जो पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन मेथड आपने पढ़ा हुआ है ना, ठीक है, 4/s-1 और ब्रैकेट जो है s+1। तो मेरा बेटा आप जो है काइंडली यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जो टेक्निक है वो आप अप्लाई करें। ये इज इक्वल टू a/s-1 है, ठीक है, प्लस b/s-1 है, s+1 है बेटा, और आप यहाँ पे जो है अप्लाई करें, ठीक है। आप यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन जो रेजोल्यूशन मेथड है, ये इक्वल साइन है, सॉरी दिस इज द इक्वल साइन, a ब्रैकेट इसी तरीके से s+1 जो नॉर्मली आप लोग FSC में आपने बहुत सारे टीचर्स होंगे वो पढ़ाते भी हैं, उसी तरीके से आप इसको बेटा करें सॉल्व, और a और b की वैल्यू जो है वो आप लोग निकालें। a और b की वैल्यू निकाल के यहाँ पे आप पुट करें और ये जो फॉर्म है ये वाली फॉर्म बेटा, ये वाली जो फॉर्म है वो आप यहाँ पे पुट करें और फिर जब आप लाप्लास इन्वर्स लेंगे तो ये वाली जो टर्म होगी a/s-1 इसका सेपरेट लाप्लास इन्वर्स जो है कैलकुलेट होगा और b/s+1 का सेपरेट लाप्लास जो है इन्वर्स कैलकुलेट होगा। यानी कि ये वाली जो टर्म होगी इसका लाप्लास इन्वर्स ये आएगा और जो b वाली टर्म है, ठीक है ना, इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ये आपके पास आएगा। अच्छा जी, ये आपके पास इस इन शॉर्ट सोल्यूशन आ जाता है। ये मैंने आप लोगों के लिए बेटा एक असाइनमेंट जो है देखी हुई है, बराए मेहरबानी इसकी शक्ल को देख के ना घबराएं, मैं समझाता हूँ ये है क्या, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट थ्योरी है उसके अंदर वोल्टेज, जब आपके पास जो है एक जो कैपेसिटर होता है उसके अंदर जो है वोल्टेज रन होता है,
ठीक है, करंट के फ्लो के नतीजे में, तो आपके पास ये वाली एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये बनती है। ये आपके पास वोल्टेज अक्रॉस द सर्किट को ये वाली डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर जो है ये आपके पास एक ऐसी जो है डिवाइस होती है जिसके अंदर करंट स्टोर हो रहा होता है। तो ये जो आपके पास जनरल वोल्टेज जो है आपके पास जो डिफाइन कर रही है अक्रॉस दिस कैपेसिटर, तो ये उसको जो है डिफाइन करती है, और इस जनरल को हम जो है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जो है इसको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं जो आपके पास जो है जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अक्रॉस दिस सर्किट दैट इज़ 2। ठीक है, यहाँ पे कोई बल्ब वगैरह लगा हुआ है, या यहाँ पे जो है आपके पास कोई मटेरियल है जो भी है उसकी रेजिस्टेंस 2 है। इसी तरीके से जो आपके पास कैपेसिटेंस जो है C उसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे कोफिशिएंट 2 आ गया है। इसी तरीके से कांस्टेंट वोल्टेज जो है यहाँ पे 3 हम एज्यूम करते हैं। ठीक है, और 0 पे हम सपोज करते हैं कि आपके पास जो है वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर जो है डेट इज़ 4। ये जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है इसको आप सॉल्व करें, और ये बेटा इसका सोल्यूशन है। इसी तरीके से जो पिछली एग्जांपल हमने भी सॉल्व की है ना, और बहुत सारे बच्चों ने मुझे भी जो मैसेजेस चैट में भेजे हैं कि इजी है, ये बेटा आप निकालना है, और आई होप मुझे आप लोगों पे भरोसा है आप लोग इसको कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट ऑर्डर की ODE है, सिंपल, और इनिशियल कंडीशन भी गिवन है। आपने सिर्फ इसके ऊपर लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करनी है, और देखें ये आंसर आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। ओके, फर्दर जैसे मैंने बताया था कि हम कंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर भी जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं, और डिसकंटिन्यूस फंक्शंस के ऊपर भी हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले सकते हैं। ये इस ट्रांसफॉर्मेशन की ब्यूटी है। ठीक है, क्योंकि जो कंटिन्यूटी होती है और डिसकंटिन्यूटी होती है, तो जो डिफरेंशियल आपके पास जो मेथड्स हैं, तो उसमें बाज़ मेथड जो हैं वो डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन की वजह से जो है वो फर्दर यूज़फुल नहीं होते। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्म जो है ये इस वजह से भी मैथमेटिशियंस या इंजीनियर्स जो हैं इसको प्रेफर करते हैं कि जो डिसकंटिन्यूस डोमेन होती है, तो उसमें भी जब ये वर्केबल होता है उसमें भी जो है ये आपको सोल्यूशंस दे रहे होते हैं। तो आपके पास जो है एक पॉपुलर फंक्शन यहाँ पे हमारे सामने है, हेविसाइड फंक्शन है। तो ये आपको जो है 0 रिज़ल्ट देता है। ठीक है, अगर t की वैल्यू लेस देन a हो, और इसी तरीके से ये रिज़ल्ट आपको 1 देता है अगर जो है आपके पास t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू a हो। तो ये आपके पास u2 ऑफ t की एक एग्जांपल है। ये आपके पास ग्राफ ऑफ द हैवीसाइड फंक्शन है u2, अगर लोअर सबस्क्रिप्ट जो है 2 तक चला जाए। इसी तरीके से जो है अगर ये 3 तक आप लें तो आगे फर्दर एक और लाइन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। इसी तरीके से जो है u4t u5t कोई भी फाइनाइट टर्म तक आप जिसको जो है ग्राफ कर सकते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं इसी फंक्शन का मल्टीपल विद द एक्सपोनेंट ऑफ नेगेटिव st, तो फर्दर इसके ऊपर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करें। ठीक है, और आपके पास जो है ये रिज़ल्ट आता है। ये वाला पार्ट जो है 0, ये वाला पार्ट जो है क्यों 0 है, ये बाय डेफिनेशन देखें। यहाँ पे फर्दर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इससे नेक्स्ट स्टेप में लगी है, ये इस स्टेप में। ठीक है, यहाँ पे आपने इस इंटीग्रेशन को स्प्लिट किया है। ठीक है, इस डोमेन के विद रिस्पेक्ट फ्रॉम 0 टू a एंड फ्रॉम a टू इन्फिनिटी। तो a तक तो ये फंक्शन 0 है, तो इस वजह से यहाँ पे ये 0 आया है। और फर्दर 1 चूंकि आपके पास ग्रेटर इक्वल और इक्वल टू a और ग्रेटर देन a के लिए है, तो इस वजह से ये वाला जो पार्ट है इसको फर्दर जो है वो सॉल्व किया है। ये वाला पार्ट यहाँ पे फर्दर प्रोसीड हुआ है। इन शॉर्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की जो है सॉरी यहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और सिंपली इसको आप जो है इंटीग्रेट करें, जो कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन आपके पास है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पे जो है नहीं है। ठीक है, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट आप अप्लाई करें। ये आपके पास जो हैवीसाइड फंक्शन है उसका ये आपके पास लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन रहा है। ठीक है, इस हैवीसाइड फंक्शन को हम जो है डिफरेंशियल फंक्शन का एक पार्ट बनाते हैं, और फिर उसको जो है हम सॉल्व करेंगे। जाहिर सी बात है कि हैवीसाइड फंक्शन एक हमने भी पढ़ा है कि ये डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, और जब हम ये किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर इसको पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पे हमने हैवीसाइड जो है लोअर सबस्क्रिप्ट 3 तक लिया है, हैवीसाइड फंक्शन y3t हमने लिया है। तो इस वजह से ये जो हमारे पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है, ये आपके पास डिसकंटिन्यूस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम बन गई है। और इसको हम जो है यूँ लिख सकते हैं, इसको मल्टी वैल्यूड फंक्शन की फॉर्म में, नेगेटिव ऑफ y और नेगेटिव ऑफ y प्लस 1, ये इसकी वजह से y3 ऑफ 2। क्योंकि ये आपके पास जो है मल्टी वैल्यूड फंक्शन है, ये या तो 0 वैल्यू देता है, ये 1 देता है। ये 0 वैल्यू उस वक्त देता है, ठीक है, ये
कि जब t की वैल्यू जो है लेस देन 3 होगी, और इसी तरीके से ये जो है आपको 1 देगा, ठीक है, जब आपके पास t की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 होगी। तो अगर इसकी वैल्यू जो है 1 होगी तो ये -y+1 हो जाएगी। तो इस तरीके से ये मल्टी वैल्यूड जो है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है जो कि एक डिसकंटिन्यूअस है। अब हम आए इसके ऊपर जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं। लेफ्ट साइड के ऊपर जो है सेपरेट ये सॉल्व होगी, राइट साइड वाली जो है वो सेपरेट सॉल्व होगी। अब इसके अंदर इनिशियल जो कंडीशन है y ऑफ 0 = 2, ये भी आप पुट कर लें, और फर्दर उसके बाद आपके पास जब आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं, ठीक है, ये आपके पास इसका रिजल्ट, इसको आप सॉल्व करें, इनिशियल कंडीशन भी आप पुट करें और फर्दर इसको सॉल्व भी करें, जैसे आपने जो है लास्ट स्टेप में जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो सॉल्व करने के लिए फर्दर हमें चूंकि y चाहिए जो कि टाइम डोमेन में है, लाप्लास इन्वर्स लेना पड़ेगा। इस फंक्शन का इस वाली टर्म का सेपरेट लेंगे और इस वाली टर्म का सेपरेट लेंगे। अब ये जो है ये इस टर्म का तो आसान है, इसका तो आंसर ये आ जाएगा। ये वाली जो टर्म है ना, ये जिसके डिनोमिनेटर में आपके पास जो है ना मल्टीपल प्रोडक्ट शेप में है, तो यहाँ पे बेटा हमें पार्शियल फ्रैक्शन जो है रेजोल्यूशंस करना पड़ेंगे, ठीक है। ये जो आपके पास कैलकुलेशन हुई है ये इस पार्ट के लिए हुई है, पार्शियली हमने इसने रिजॉल्व किया है और ये हमारे पास रिजल्ट आया है। तो बेटा आपका काम सिर्फ ये है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन में जो कि डिसकंटिन्यूअस है, ये पार्शियल फ्रैक्शन रेजोल्यूशन वाला पार्ट काइंडली आप खुद कर लें और देखें, मेक श्योर दैट यू हैव द सेम कोफिशिएंट्स a एंड b फॉर a एंड b। तो जब आप इस पार्ट के ऊपर फर्दर लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेंगे, ठीक है, तो ये आपको जो है ये वाला रिजल्ट देगा। ये आपके पास अब ये हैवी साइड फंक्शन बन गया है, ये वाला भी हैवी साइड फंक्शन है, ये वाला ही उसका इन्वर्स आप ले रहे हैं, ठीक है। तो हैवी साइड के केस में हम ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में अगर s है तो आपके पास जो है न्यूमरेटर में भी सॉरी s नहीं, उसका कोफिशिएंट, ठीक है, -a, तो यहाँ पे जो है वो 0, तो यहाँ पे e पावर 0 समथिंग पावर 0 1, तो u ऑफ a, यहाँ पे a की वैल्यू 3 है, u3 ऑफ t, इसी तरीके से माइनस u3 ऑफ e पावर माइनस जो है आपके पास जो भी उसका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस ऑफ t -3, जो आपके पास डिनोमिनेटर में वही आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो इस तरीके से ये दो टर्म्स और ये एक टर्म, ये तीनों यहाँ पे यकजा होंगी लास्ट में, फर्स्ट टर्म और ये दोनों टर्म्स, इसमें u3 ऑफ t आप कॉमन ले लें, तो इस तरीके से ये आपके पास फर्दर रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो है बेटा हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो है थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन पढ़ी और मुख्तलिफ फंक्शंस के ऊपर जो है हमने लाप्लास का जो फंक्शन है उसका बिहेवियर हमने जो है स्टडी किया। इंशाल्लाह बेटा मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और फर्दर क्वेश्चन, फर्दर जो हायर ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं और इवन इंटीग्रेशन के ऊपर भी ये अप्लाई होता है। और मैंने एक PDF नोट्स फॉर्म में आपको बनाए हैं, इसका जनरल बिहेवियर उसके अंदर हमने स्टडी किया है, तो वो भी बेटा आज मैं शेयर करूँगा। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।